कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पहले तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि क्या है ये। देखो, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का अर्थ जो होता है वो होता है, जियो मीन्स होता है भूमि, और मेट्रॉन, ये मेट्रॉन से बना है जिसका अर्थ होता है मापन, यानी कि मापना, मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो ज्योमेट्री है, चाहे वो कोई भी टाइप की हो, उसका स्टार्टिंग या ओरिजिन जो हम कह सकते हैं वो कैसे हुआ है कि जो किसान लोग थे वो ज़मीन को मापने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे, और जो खेत जो होते थे वो अलग अलग आकार में होते थे। आयताकार हो सकते थे, वर्गाकार हो सकते थे, त्रिभुजाकार हो सकते थे, सर्कुलर हो सकते थे। तो उनका डिवीज़न है ना, उनको आगे बांटना, कुछ ज़मीन बेच दी है या किस ज़मीन पर या कितनी ज़मीन पर कौन सी फसल उगानी है, ये जो रेशियो वगैरह है, ये तय करने के लिए वो कुछ रूल्स उन्होंने बनाए। उन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने रूल्स बनाए। तो ओरली या मेंटली एक दूसरे से वो ये चीज़ साझा करते थे, लेकिन रिटर्न कभी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जो है वो ग्रीक्स जो थे, उन्होंने ज्योमेट्री को लिखा, उन्होंने उसको लिखना प्रारंभ किया। उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो यूक्लिड का आता है। उन्होंने जो ये ज्योमेट्रिकल रूल्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, पोस्टुलेट्स थे, एक्सिम्स थी, थ्योरम्स थी, इनको उन्होंने लिखना प्रारंभ किया अपनी उसके अंदर। फिर उनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं, प्यूपिल्स रहे हैं, जिनमें पाइथागोरस है, ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने आगे आगे इस क्रम को चलाया। तो ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में अगर हम इसका अर्थ देखें तो निर्देशांक दो अलग अलग शब्दों से बना है, एक है निर्देश और दूसरा है अंक। अंक का मतलब आप सभी जानते हैं, 0 to 9 जो फिगर्स होते हैं, या हम संख्या कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ अंक जो है वो जनरली नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि नंबर और जो डिजिट हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर ये अंक जो लिखा हुआ अंक या संख्या जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ अंक संख्या को ही प्रदर्शित कर रहा है। और आगे वाला जो शब्द है वो है निर्देश। निर्देश का मतलब क्या होता है? निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। जैसे अगर मुझसे कोई रास्ता पूछता है कि मुझे फला जगह जाना है, तो मैं उसे क्या कहता हूँ कि आप यहाँ से सीधा जाइए, कुछ दूरी पर आपको खंबा नजर आएगा, वहाँ से आप राइट ले लीजिएगा, और फिर तीसरा मकान जो है वो वही मकान है जहाँ पर आपको जाना है, या तीसरी बिल्डिंग जो है उसमें इतने फ्लोर पर वो मकान है जहाँ आपको जाना है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ डायरेक्शंस उनको दिए हैं, और वो उन डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जब जाएंगे तो वो एग्जैक्ट उसी जगह पहुंचेंगे जहाँ उनको जाना है। तो निर्देशांक भी कुछ ऐसी प्रकार का कार्य करता है, जो इसका बहुत ही ब्रॉड यूज है, और इसका हम खुद हमेशा इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। जैसे कि गूगल मैप अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो डायरेक्शंस आती हैं, जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो आती है, वो इसी निर्देशांक पर निर्भर करती है। ट्रिग्नोमेट्री भी उसमें यूज होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड जो होते हैं, ठीक है, ये जो है वो इसी से बने हुए हैं। तो वो आपको बताता है कि इतना नॉर्थ ईस्ट जाना है या कहाँ है, वो डायरेक्शन जो है, और वो कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट का मतलब भी यही है, जो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट। देखिए, दो जब को आ जाता है किसी में साथ में, तो वहां पर हमेशा पेयर आ जाता है, और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर का एक पेयर रहेगा जो हमें किसी पोजीशन को बताने का कार्य करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं या कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स कहते हैं किसी पॉइंट के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पर अगर मैं कोई एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, अब मुझे पूछा जाए, मैंने ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया और मैं बाहर गया, इस रूम से बाहर गया, एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने इस पॉइंट को मुझे ड्रॉ करते हुए नहीं देखा। इसके साथ ही एक दूसरा व्यक्ति आया रूम के अंदर, मेरे जाने के बाद में उसने 4 पॉइंट और बना लिए, 3 पॉइंट और बना लिए, कुल मिलाकर के 4 पॉइंट हो गए। नाम नहीं दे रखा है इनका, ठीक है। मैं बाहर गया था, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने पहले इस बोर्ड को नहीं देखा था, उसको मैंने बोला कि मेरे द्वारा जो पॉइंट बनाया हुआ है बोर्ड के ऊपर, उसको जाके मिटा दो। एक ही पॉइंट बनाया, मैंने उसे ऐसा बोला था। वो आया और उसने देखा कि यहाँ तो 4 पॉइंट बने हैं। अब मैंने कौन सा बनाया है,
क्योंकि मैंने उससे कहा था मैंने एक ही पॉइंट बनाया है। तो अब मैंने कौन सा पॉइंट बनाया है वो उसे पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो यहाँ उपस्थित नहीं था और मैंने कहा था एक ही पॉइंट है, जबकि यहाँ कितने पॉइंट है? 4 है। तो अब ऐसी कंडीशन में एग्जैक्ट वही पॉइंट वो मिटाए जो मैंने उससे कहा या मेरे द्वारा जो बनाया गया था वह। तो उसके लिए क्या हो, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बता देता हूं तो यहां पर क्या है, एक प्लेन, ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये प्लेन भी कैसा है? एक फाइनाइट प्लेन है। फाइनाइट प्लेन का मतलब हो गया जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो फिक्स्ड है, लंबाई और चौड़ाई निश्चित है, ठीक है। तो इस तरह का जो प्लेन होगा वहां पर मैं अगर इस पॉइंट की लोकेशन देना चाहूं तो मैं 2 अलग अलग डायरेक्शन से अगर आता हूं, ठीक है, समझ लीजिए मैंने बताया उसे कि नीचे से मान लीजिए कि ये 50 सेंटीमीटर है। मैंने उसे कहा कि बोर्ड का जो निचला हिस्सा है वहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। तो अब यहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी तो वो यहां से मेजरमेंट भी कर सकता था, जो कि एक पॉइंट यहां भी आ सकता था। हो सकता है ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, तो इसका मतलब ये दोनों ही नीचे से 50 सेंटीमीटर दूर हो सकते हैं। तो इस एक कंडीशन से क्या हुआ कि पॉइंट की कुछ पोजीशन पता चली है, लेकिन वहां पर एक फिक्स्ड पोजीशन अभी भी नहीं आई है। इस 50 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में खूब सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो सभी इसके साथ में होंगे या कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब इस लाइन के ये जो पॉइंट है उससे जाने वाली एक लाइन जो इस बेस के क्या हो, पैरेलल हो, उस लाइन पर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो 50 सेंटीमीटर दूर होंगे यहाँ नीचे वाले इस बेस से। इसी के साथ मैंने उसको दूसरी कंडीशन दे दी कि बोर्ड के राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, जैसे मैंने डाउन से दिया वैसे मैं अप साइड से भी दे सकता था, लेकिन कोई 2 चारों देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही मुझे 2 कंडीशन पता चलेगी, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली, या तो दोनों में से कोई एक, या एक अप और एक डाउन में से दोनों में से कोई एक, यदि ये दोनों मुझे मिल जाएंगी तो वहां पर अब देखिए मैंने फिर यहाँ क्या कहा, मैंने कहा राइट साइड से, समझ लीजिए राइट साइड से ये 70 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो 70 सेंटीमीटर राइट साइड से कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? खूब सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन पर आने वाले, और 50 सेंटीमीटर नीचे यहां बेस से खूब सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन जहां ये दोनों ही लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि वो पॉइंट बोर्ड के राइट साइड से 70 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और ये पॉइंट इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये डाउन साइड से या निचले भाग से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो दोनों ही कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, और एक ही ऐसा पॉइंट आ रहा है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी चीज को नोटिस किया रेने डिकार्ट नाम से एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि अगर एक इनफाइनाइट पॉइंट प्लेन है, ये प्लेन तो कैसा फाइनाइट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ फिक्स थी, इसलिए मैंने राइट साइड और लेफ्ट साइड यूज ले लिया, लेकिन अगर ये प्लेन इतना लंबा चौड़ा होता जिसकी कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, इनफाइनाइट है, अनंत रूप से बढ़ा हुआ है, जैसे कि हमारा आसमान है, ठीक है, जिसे हम देखते हैं तो उसे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनंत रूप से बढ़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से जब मैं बात करता हूं तो उन्होंने कहा कि अगर एक प्लेन है जो इनफाइनाइट प्लेन है, उसको आप 2 नंबर लाइन, अगर आप 2 नंबर लाइन ले लो, जैसे मैंने यहाँ किया था, मैंने 2 अलग अलग पॉइंट लिया था, वो दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, और एक लाइन जो थी वो बेस के पर पैरेलल थी, दूसरी लाइन जो थी वो इस राइट साइड वाले के पैरेलल थी, और दोनों पैरेलल लाइंस जब आपस में आकर के इंटरसेक्ट कर रही थी, चूंकि ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों लाइंस भी आपस में क्या हो रही थी, परपेंडिकुलर हो रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप एक प्लेन के ऊपर 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस ड्रॉ कर लेते हो, अगर आप एक प्लेन पर 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हो, यानी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री को पर इंटरसेक्ट कर रही हो, इस तरह से अगर आप ड्रॉ कर लेते हो, तो ये जो दोनों लाइंस भी इनफाइनाइट होती हैं क्योंकि उसकी लेंथ नहीं होती है, तो ये जो होगी ये विड्थ की तरफ हो जाएगी, ये लेंथ की तरफ हो गई, तो इसका मतलब ये जो लाइंस है वो इनफाइनाइटली है, और इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब ये जो प्लेन जितना भी एक्सटेंड होगा उतनी ही ये लाइंस भी एक्सटेंड हो जाएगी। और हमने कहा इसके ये कैसी लाइंस है, नंबर लाइंस है, तो नंबर लाइंस है तो नंबर भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, नंबर लाइन के ऊपर हम जानते हैं एक साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखे होते हैं, दूसरी साइड नेगेटिव नंबर्स लिखे होते हैं, और बीच में हमारा कौन होता है, 0 होता है। तो जहां ये दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे सेंटर में बनाया कहाँ बनाया, मैं यहां बना लेता। क्यों? क्योंकि जब हमें इस प्लेन की लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं है तो मैं सेंटर पॉइंट भी फिक्स नहीं कर सकता। जहां आप बनाएंगे
वो ही सेंटर पॉइंट होगा। तो ग्राफ पेपर पर भी यूजुअली आप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर से ही लाइन निकालें, साइड में से निकाल सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव नंबर ज़्यादा चाहिए आप उसको थोड़ा राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको नेगेटिव नंबर्स ज़्यादा चाहिए। तो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां दोनों ही लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, या हम कहते हैं हिंदी में मूल बिंदु। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। तो हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं, नंबर लाइंस ड्रॉ की है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, यानी कि एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण के ऊपर काट रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लंबवत है, और इस प्रकार से हमने दो रेखाएं ली। अब क्या किया गया कि उन्होंने इन रेखाओं के नाम भी फिक्स कर दिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग जहां से हुई है वही प्रचलन लगातार चला आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल है, पूरे विश्व के अंदर यही नाम लिए जाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है, उसका नाम उन्होंने एक्स, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट किया, और एक्स डैश, ये कैपिटल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट्स को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो क्षैतिज रेखा थी उसका नाम दे दिया गया एक्स ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन थी यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा थी उसका नाम दे दिया गया वाई ओ वाई डैश या वाई डैश ओ वाई। डैश इसलिए लगाया है जिस और नेगेटिव लिखे जाते हैं उस और नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं उस और उन्होंने डैश लगा दिएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड को सिंपल से लिखा है, लेकिन नेगेटिव साइड वाली जो साइड है यानी ओ से ओ डैश वाला जो ये पोर्शन है इस लाइन का, या यहाँ कह सकते हैं ओ से वाई डैश वाला जो पोर्शन है, वो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं नंबर लाइन, तो हमें पता है कि राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं और नेगेटिव लेफ्ट में हम जीरो के नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ जब बात आती है तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब भी हम डिस्टेंस यानी हाइट ऊपर जाती है तो हम उसे पॉजिटिव में मेजरमेंट करते हैं, और जब हम डेप्थ में जाते हैं यानी गहराई में जाते हैं तो उसे हम नेगेटिव मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथ नेगेटिव हो गई, वो नेगेटिव ये शो करता है कि वो जो लेंथ है वो एक होरिजन से नीचे की तरफ में है, तो वहां नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। और इस प्लेन को उन्होंने क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या नाम दिया? कोऑर्डिनेट प्लेन। क्यों नाम दिया कोऑर्डिनेट प्लेन? कि ये जो नंबर लाइंस हैं, इन नंबर लाइंस पर आने वाले नंबर जो हैं उनको उन्होंने बोला कोऑर्डिनेट्स। अब देखो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं ये, कुछ लेंथ यूनिट हो सकती है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, किलोमीटर में हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, जो भी हम लेना चाहे वो यूनिट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो मैप है उनमें भी हम, तो स्केल तो आप जानते हैं कि किसी भी मेजरमेंट का लिया जा सकता है, जो भी हमें सुइटेबल हो, जो भी हमें उपयुक्त लगे। उन्होंने इसे कोऑर्डिनेट प्लेन नाम दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद जब इसमें उनकी डिस्कवरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो उनके रेस्पेक्ट के अंदर इसे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो कार्तीय तल। कार्तीय तल, ठीक है। रेने डेकार्ट, कार्ट उनका सरनेम था तो उस कार्ट के ऊपर ही बनाया गया है, कार्टेशियन प्लेन हो गया ये, ठीक है। अब देखिए वही कंडीशन हो गई है जो मैंने अभी आपको बताई थी। अगर मैं इसे नेगलेक्ट कर देता हूं तो ये बोर्ड हो गया मेरा, मैंने यहां से डिस्टेंस बताई, नीचे वाले सरफेस से मैंने डिस्टेंस बताई कि समझ लीजिए 5 सेंटीमीटर यहां से है, तो यहां से 5 सेंटीमीटर, यहां से देखिए इस लाइन से 5 सेंटीमीटर, यानी मुझे कौन से मेजरमेंट बताएंगे? ये वाली लाइन जो है वो मुझे बताएगी इससे डिस्टेंस। अगर मैं इस लाइन से 5 सेंटीमीटर बोलता हूं तो देखिए यहां से 5 सेंटीमीटर ये हो गया, अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहां से 5 सेंटीमीटर करूंगा तो यहां हो जाएगा। इस प्रकार से एक लाइन बनेगी जो क्या होगी? एक्स एक्सिस। ये जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको नाम दिया गया एक्स एक्सिस, या हम हिंदी में कहें तो एक्स अक्ष। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको नाम दिया गया वाई एक्सिस,
या हम हिंदी में कहें तो y अक्ष। ये मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया, और कहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अब देखो देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर कहीं से भी हो सकता है। तो इसका मतलब इससे 5 सेंटीमीटर दूर अगर हमें डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, इससे 5 सेंटीमीटर दूर हमें एक डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब ऐसे पॉइंट खूब सारे हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो सब इससे 5 सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर हैं। तो इसका मतलब जब हमें किसी एक्सिस से दूरी पर दिए गए पॉइंट कोई डिस्टेंस दे रखी है और पूछा जाए कि वो पॉइंट ड्रॉ कीजिए, तो हमेशा एक पैरेलल लाइन होगी उसी एक्सिस के जिससे हमें बोला गया। और इसकी इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी कि यहाँ पर, अच्छा इक्वेशन हम बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बाद में, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। और दूसरा, अगर मुझे ये बोला जाए कि y एक्सिस से कोई एक पॉइंट है जो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब देखो यहाँ भी ये भी 5 सेंटीमीटर काउंट होगा, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस बोल दिया उसने। अच्छा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, ये लीजिए, इस तरह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 सेंटीमीटर इसके डाउन साइड में भी हो सकती है, तो दोनों ही और 5-5 सेंटीमीटर हो सकता है। अब उसमें अगर आपको वो डायरेक्शन दे दे कि पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है, तो हम वो वाली लेंगे। यानी ये वाली जो लाइन है ये भी क्या है, y से x एक्सिस से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होने वाला एक पॉइंट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, और उसी को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। तो ये चीज जो है ये लोकस में पढ़ेंगे हम, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। अब देखिए अगर आपको ये बोलता है कि y एक्सिस से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, y एक्सिस से कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो y एक्सिस से 3 सेंटीमीटर देखिए ये हो गया। यहां मैं कहीं पर भी डिस्टेंस अगर मेजर करूंगा तो वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आएगी। ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस के इक्वल आएगी हमेशा वो डिस्टेंस। क्यों आएगी इसके इक्वल, देखिए इस डिस्टेंस के इक्वल आएगा हमेशा ये सारी डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस तो यहीं से पता चल रहा है, मेजरमेंट तो केवल यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी कहीं लिखे नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे यहाँ से पता चलेगी, और वही डिस्टेंस क्यों चल रही है, क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। सेम इसी तरह से यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो मुझे कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से पता चलेगी। 0 से 5 यहाँ मेजरमेंट लिखे हुए हैं, और वही डिस्टेंस फिर यहाँ कंटिन्यू रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पता चलेगा मुझे। ये 3 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, ठीक है। अब इनकी इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन से पहले हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यानी कि निर्देशांक क्या होते हैं। अब अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं, एक फिक्स्ड पॉइंट मैंने ले लिया है, और आपको पूछे कि इस पॉइंट की पोजीशन बताओ इस प्लेन के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों लाइंस थी ये इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 4 बराबर भागों में बांट रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें सेंटर नहीं पता है, तो जहां हम ओरिजिन रखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो इस सेंटर से एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ये इस तरह से जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, यानी एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो आप देखिए ये जब यूं चली जाएंगी तो क्योंकि प्लेन तो इनफाइनाइट है, तो जितना पोर्शन इन दोनों रेखाओं के इस ओर है उतना ही इस ओर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ये 4 बराबर भाग बट गए हैं। 4 बराबर भाग बट गए, यानी चौथा भाग हो गया है, चौथाई हो गया है। और चौथाई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश यानी कि चौथा भाग, और इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम घड़ी की विपरीत दिशा में, और स्टार्ट कहां से करते हैं, जहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, जहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है वो आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला जो हो गया वो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और आप वापस कहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, हिंदी में कहें तो हम वामाव्रत दिशा के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम आते हैं कोऑर्डिनेट के ऊपर। अब मैंने क्या कहा आपसे, अगर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन निकालनी हो तो इस पोजीशन की पॉइंट की पोजीशन है, तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर मैं इसे जूम कर लेता हूं तो ये देखिए ये वाली जो O से OX है वो हमारा नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा इस बोर्ड का, और ये O से जो Y है ये हमारी ये वाली साइड हो जाएगी, और ओरिजिन जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं कहूँगा कि नीचे से 5 सेंटीमीटर और बाईं तरफ से यानी लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर।
तो हम डायरेक्ट उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट की पोजीशन बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं मैं इस पॉइंट की पोजीशन? कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से या y एक्सिस से कितना दूर है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में मैं क्या बताऊंगा कि ये x एक्सिस से या अक्ष से कितना दूर है? x अक्ष से, ये रहा x अक्ष, यहां से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। जब मुझे ये दोनों कंडीशन दे रखी होगी कि x अक्ष से और y अक्ष से इतना दूर है, और इसी के साथ में ये मुझे दे रखा हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो यहां तो 3 कंडीशन आ गई। इस तीसरी कंडीशन से बचने के लिए कि हमें क्वाड्रेंट को बताना ना पड़े, इसीलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को यूज ले रहे हैं। तो जब हम साइंस को देखेंगे तो हम सीधा ही अंदाज लगा सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट लूंगा तो उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस से डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव नंबर है, और y एक्सिस से डिस्टेंस भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब दोनों ही जो पॉइंट्स होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव नंबर आएगी, यानी ये जो दोनों ही दूरी होंगी वो कैसी होगी? धनात्मक दूरी होंगी। ठीक है। लेकिन जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ, दूसरे इस चतुर्थांश में आता हूँ, तो यहां देखिए x अक्ष से जो दूरी होगी वो तो अभी भी धनात्मक है, लेकिन y अक्ष से जो डिस्टेंस है वो कैसी हो गई है? नेगेटिव हो गई है, यानी एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। जबकि थर्ड में जब हम आएंगे तो दोनों ही नेगेटिव है, और फोर्थ में जाएंगे फिर से एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। इस प्रकार से चल रहा है। अब उन्होंने फिक्स कर दिया कि किसी पॉइंट की पोजीशन को लिखने का एक तरीका दिखाया गया, जिसमें हम छोटे वाले कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, और इस कोष्टक में 2 अंक लिखते हैं। जो दोनों दूरियां हमने बात की है वो दोनों दूरी लिखी जाती है, बीच में कॉमा लगा करके उसे अलग किया जाता है। ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक। ये एक जोड़ा बन गया संख्याओं का। ठीक है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अच्छा, इसमें भी फिक्स कर दिया गया। क्या फिक्स किया गया? कि पहले हमेशा हम वो लिखेंगे कि इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है। इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है, यानी y एक्सिस से कितनी है का मतलब ये पॉइंट जब जाकर के, हाँ ठीक है, ये पॉइंट जब जाकर के x अक्ष के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, x अक्ष पर परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेगा, मैंने क्या कहा आपसे? y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? जब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ करे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो उस समय इसने x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, किस पॉइंट पर उसने काटा है, उसको प्रतिच्छेद किया है, वो वाला पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है वो किससे? y एक्स से डिस्टेंस है किसकी? इस पॉइंट की। तो हमेशा वो पहले लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा कि ये x से कितना दूर है, x एक्सिस से ये कितना दूर है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, यानी कि 5 लिखा जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग चीजें अभी आपको बता रहा हूं मैं। ये हो गई y एक्सिस से डिस्टेंस, और ये हो गई इसकी डिस्टेंस किससे? x एक्सिस से डिस्टेंस हो गई। ठीक है। x एक्सिस से ये कितना दूर है वो, और इनको नाम दिया गया क्योंकि ये x पर जाकर के जहां कट रहा है, जहां काट रहा है वो है, इसलिए इसको कह दिया गया x कोऑर्डिनेट, या हम कह सकते हैं x निर्देशांक। x निर्देशांक मतलब x अक्ष पर कौन सा बिंदु, x अक्ष पर, x एक्सिस पर कौन से पॉइंट को लोकेट कर रहा है, कौन से बिंदु को बता रहा है, इसलिए ये बोल दिया गया x निर्देशांक। और दूसरे वाले पॉइंट को बोला गया y निर्देशांक या y कोऑर्डिनेट। इनके खुद के पर्सनल नाम भी है। y निर्देशांक। ठीक है। तो अब जनरल रूल जो है वो क्या बना दिया गया कि जब भी आप किसी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले हमेशा x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। ये x जो है उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये जो y है वो है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस।
यानी एक्स एक्सिस से ये पॉइंट जो है वो कितना दूर है। और इसे हमने एक्स कोऑर्डिनेट क्यों बोला है, क्योंकि जब हम उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस को वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोला है। और वाई कोऑर्डिनेट जब ये पॉइंट वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो कहाँ वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, वो आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो कोऑर्डिनेट अलग है और डिस्टेंस अलग है, दोनों का ध्यान रखना। जब आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट। जब आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा इसका मतलब वो आपको क्या, सॉरी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो क्या पूछेगा आपको, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है तो वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है किसी पॉइंट की तो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ नेगेटिव का मतलब है कि वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहां अब हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा, पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स पर वो कहां इंटरसेक्ट करेगा वो, तो एक्स पर जहां भी इंटरसेक्ट करेगा नंबर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और वाई पर जहां भी इंटरसेक्ट करेगा नंबर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं हम, फिर वही बात, एक्स पहले लिखा जाएगा, एक्स पर देख रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है और वाई पर भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी दोनों ही पॉइंट नेगेटिव हैं, दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव हैं, एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसा हो रहा है। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब इस बिंदु के दोनों तरफ। ठीक है, और फोर्थ की अगर हम बात करें तो पहले एक्स लिखा जाएगा, यहाँ एक्स के सारे ही पॉइंट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और फिर वाई लिखा जाएगा, यानी वाई के सारे ही पॉइंट कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जब आपको कोई पॉइंट दे रखा हो, अगर आपको पॉइंट दे दिया, हम समझ लीजिए -3, 2, लोकेट करो इसको कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो हमने क्या देखा, एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब इस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स यहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी हम पहले वाई एक्सिस को देख लेंगे, ये रहा नेगेटिव -3, और -3 वाले पॉइंट ये सारे होंगे। अब पूछा है कि x जो है वो +2 होना चाहिए, इसका मतलब x एक्सिस के अबोव होना चाहिए, बिलो तो नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर की तरफ और कहाँ, 2 पर, तो यानी ये दो लाइन हो जाएगी, और ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट आपका हो गया। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये सेकंड। तो अब हम बता सकते हैं बिना इसको इस प्रकार लोकेट किए, क्योंकि आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं अगर, तो ये आपके लिए जनरल सी चीज़ है। ठीक है, ये आपको हालांकि पढ़ के आए हैं, काफ़ी कुछ आप जानते हैं। अगर आप 9th में नहीं आए हैं तो भी आप जानते हैं, क्योंकि आपने ग्राफ बनाए हैं 8th क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब मैं बात करता हूं जो मैंने छोड़ा था कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन क्या होता है पहले तो हम देखते हैं। इक्वेशन जो होता है वो होती है कंडीशन, एक फिक्स्ड कंडीशन होती है जिसको कोई पॉइंट्स जो होते हैं वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, सभी पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कुछ। ठीक है, तो वो होती है इक्वेशन, क्योंकि उसमें हमें, जैसे मैंने ऐसा कह दिया x + y = 5, अगर मैंने =5 लगा दिया, यहाँ इक्वल जब आ गया है तो कंडीशन हो गई है कि x और y ऐसे ही नंबर्स ही हो सकते हैं जिनका सम क्या हो, 5 हो। और अगर ये नहीं होता, सिर्फ ऐसा लिखा होता, तो ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक फिक्स हमें परिस्थिति नहीं दे रखी है कि इतना होना चाहिए। मैं x की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, y की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, दोनों को ऐड करूंगा, यानी सारे ही पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन जब इसकी जगह इक्वल आकर के 5 आ गया तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन आ रहा है, इसमें एक कंडीशन हो गई, बाउंडेड हो गया है, इसकी परिधि सीमित कर दी गई है कि इन दोनों की वैल्यू ऐसी ही हो सकती है जिनका सम यानी जोड़ने पर कितना आए, 5 आए, तो फिक्स हो गया। तो जब मैं किसी रेखा की बात करता हूं तो रेखा में भी ऐसा ही होता है, हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ फिक्स होता है। अब देखो, जब मैं इस रेखा की बात कर रहा हूं, है ना, इस रेखा की जब मैं बात कर रहा हूं, जो 5 y के ऊपर जो 5 है वहां से पास हो रही है और पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस रेखा के ऊपर मैं जो भी पॉइंट लूंगा उस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट जब मैं पूछूंगा तो y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। हमेशा परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, इस पर आएगा, यानी इस पर आने वाले सभी पॉइंट्स के लिए y की वैल्यू फिक्स है, y कोऑर्डिनेट फिक्स है, वो कितना है, 5 है, सबके लिए y फिक्स है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि y = 5 ऑलवेज, 5 हमेशा रहेगा y की वैल्यू। तो यही इसकी इक्वेशन बन गई।
ऐसे ही जब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं तो ये जो है वो 3 से पास हो रही है, एक्स एक्सिस के 3 से पास हो रही है, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहां एक्स की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि वाई यहाँ 0 है। परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से, जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वाई यहाँ पर -2 आ रहा है, यहाँ जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वाई -3 आ रहा है, जबकि यहाँ ड्रॉ करूंगा तो +3 आ रहा है। तो यहाँ सॉरी एक्स जो है तो वहाँ एक्स की वैल्यू अलग अलग हो रही थी लेकिन वाई हमेशा फिक्स था। इसी तरह से यहाँ एक्स फिक्स है, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू 3। अब इसको देखते हैं क्या चीज हो रही है। किसी एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करके जाएगी, और जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी उस लाइन के ऊपर हमेशा ही एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा, यानी एक्स इक्वल्स टू 3 वो उसकी लाइन हो गई, ठीक है, वो इसकी इक्वेशन हो गई। ऐसे ही इसकी इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, आपको ये पूछता है कि अब मुझे बताइए कि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। तो जब आपको वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछिए तो आप ये चेक करो, देखो वाई एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू तो कंटिन्यू चेंज हो रही है, यहाँ हमारे 6 है, 5 है, इसके बीच में 5.5 है, इस तरह से अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन x फिक्स है क्योंकि यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो 0, 4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो भी 0, -5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो भी 0, यानी इस लाइन के ऊपर कौन फिक्स है, x फिक्स है, और वो कितना है, हमेशा 0 है। इसका मतलब y एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x इक्वल्स टू 0, और ऐसे ही x एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां से जब भी मैं y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो हमेशा कहां जाएगा, 0 पर जाएगा, यानी इस एक्सिस के ऊपर y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, 0 है। तो x एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि जो भी कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो 0 रहेगा और y जहां वो पॉइंट है यहां होता तो 0,1.5 इस तरह से हो जाता, ठीक है, यहां होता तो 0,-3.5 इस तरह से रहता। जब हम x एक्सिस की बात करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखो -4 y 0 रहेगा क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 आ रहा है, और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट वो तो खुद है ही जहां वो पॉइंट है। तो इस तरह से ये रह गया, काफी कुछ भर गया है तो इसे मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हम चतुर्थांश किसे कहते हैं, ओरिजिन क्या होता है, किसी एक्सिस, किसी पॉइंट की किसी एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सी डिस्टेंस को बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट किस डिस्टेंस को बोलते हैं, ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इस प्रकार से, क्योंकि ओरिजिन पर x और y दोनों ही 0 हो रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0, यानी मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0,0 हो गए, ठीक है। दोबारा से एक बार मैं बना लेता हूं, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ठीक है। तो ये नाम अब पहले से फिक्स कर दिए गए हैं इसलिए अब इनके नाम यही चलते आ रहे हैं, इनमें चेंजेस नहीं हो रहे, यूनिवर्सल यही है, सभी जगह पर यही चल रहा है, ठीक है। और हमने अभी जो बात की है कि ये इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की हमने बात कर ली है। ठीक है, अब देखिए ये 0 लिखा है, 0,0 ओरिजिन के लिए हो गया, तो हमें क्या क्या पता चल गया, देखिए कि शॉर्ट नोट देख लेते हैं हम, कि हमने कहा कि y एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होती है, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पर हमेशा x क्या रहता है, 0 रहता है। x एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन क्या बन गई थी हमारे पास, y हमेशा उस पर 0 रहता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया जिसमें x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया जिसमें x आपका नेगेटिव है और y आपका पॉजिटिव है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया जिसमें x और y दोनों ही नेगेटिव है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया जहां x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ओरिजिन जो मूल आपका जो है यानी कि मूल बिंदु जो है उसके अगर हम निर्देशांकों की बात करें तो वो 0,0 रहता है, और निर्देशांक लिखते समय ध्यान रखिएगा उस पॉइंट का नाम भी साथ में लिखा जाता है। यहाँ पॉइंट ओरिजिन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट कितना है
0,0। तो किसी पॉइंट के लिए हम हमेशा जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं। तो ओ जो है उस पॉइंट का नाम हो गया, ठीक है। ओरिजिन के लिए हमेशा ओ यूज करेंगे, इसलिए आप ओ यहाँ फिक्स है। ओ के अलावा आप कोई दूसरा पॉइंट यूज कर सकते हैं या नाम यूज कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स और वाई भी हम जनरली यूज नहीं लेते हैं क्योंकि एक्स और वाई जो है वो कोऑर्डिनेट्स के लिए फिक्स किए हुए हैं। तो एक्स वाई और ओ को छोड़ करके आप कोई भी पॉइंट नाम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका मूल बिंदु हो गया। इसके अलावा हमने ये देखा इनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब देखिए एक और बता देते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट जो है यानी कि वाई निर्देशांक जो है वो आपको ये बताता है कि कोई पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस एक्स अक्ष से कितनी है, एक्स एक्सिस से दूरी डिस्टेंस हमें बताता है। जबकि एक्स कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का यानी कि एक्स निर्देशांक किसी पॉइंट का हमें यह बताता है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। इन दोनों के स्पेशल नाम भी है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के स्पेशल नाम भी है जो इनके पर्सनल नाम है, ठीक है। ये तो जो है वो इनके स्कूल में चलने वाले नाम है, ठीक है, जो यूनिवर्सल हर जगह चल रहा है, हालांकि वो भी है। इसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में बात करें तो भुज। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा। हिंदी में बात करें तो कोटि, ठीक है। ये इनके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के नाम हो गए। इनका क्या यूज है, कई बार आपको कोई पॉइंट दे दिया, समझ लीजिए पॉइंट दे दिया -5,3, ठीक है, और आपको पूछता है कि लेट ए पॉइंट P -5,3, मान लीजिए एक बिंदु है -5 P -5,3 एक बिंदु है, इसका भुज बताइए, ठीक है। राइट्स इट्स एब्सिसा, इसका एब्सिसा बताइए, इसका भुज बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, यानी कि इसका एब्सिसा जो होगा वो क्या होगा, -5 होगा। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। इसी प्रश्न को परिवर्तन कर सके कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ आप -5 लिखेंगे आंसर, एब्सिसा पूछा है। अगर ऑर्डिनेट पूछा है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट आएगा तो वो आपको बताएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है या वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है या निर्देशांक की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भुज और कोटि में अगर आप कन्फ्यूजन हो तो देखिए इस प्रकार से हम हाथ खड़ा करके यदि फैला करके खड़े हो जाए तो ये जो हमारे दोनों हाथ हैं ये एक्स एक्सिस की जगह पर आ गए हैं और मेरा जो शरीर है ये क्या हो रहा है, वाई एक्सिस का निर्माण कर रहा है। तो हाथ को हम हिंदी में इसका पर्यायवाची भुजा भी होता है, तो याद रखिए भुजा यानी कि भुज। ओ माफ कीजिए मैंने गलत लिख दिया है, इसे हम कोटि कहते हैं और ये आपका भुज रहेगा। ह्यूमन मिस्टेक्स कभी कभी। तो ये जो रहेगा वो आपका भुज रहेगा। भुजाएं, तो भुजाएं आपकी जो है वो कहाँ है, इसके किसके करस्पॉन्डिंग है, किसकी संगत है, एक्स एक्सिस की संगत है। इसका मतलब भुजाओं से भुज बन रहा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को भुज बोलेंगे हम। और चोटी जो होती है वो सिर पर रहती है, जो कि हमारे कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस के संगत में आ रहा है, तो चोटी के लिए हो जाएगा कोटि, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जनरली मैं इसी प्रकार से समझाता हूँ और याद रखता हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आप भूल भी जाएं मेरी तरह, तो जैसे ही मैंने ये कार्य किया मुझे भी थोड़ा सा याद आ गया कि मैं यहाँ गलत बता रहा था, ठीक है। तो याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को भुज बोलते हैं, एब्सिसा हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कि कोटि हो गया। तो आपको इस प्रकार से पूछ सकते। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो पॉइंट P है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, यानी कि राइट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस से जब इसकी डिस्टेंस पूछता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो हम किसको लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, नहीं कुछ दे रखा है तो 3 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। यही आपको पूछता है कि इसकी डिस्टेंस बताइए
वाई एक्सिस से कितनी है, तो वाई एक्सिस से कितनी होगी 5 यूनिट्स। -5 यूनिट्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ माइनस ये शो कर रहा है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा या एक्स वाई एक्सिस के कौन से दिशा में ये स्थित है, लेफ्ट में है या राइट में है, ये कार्य कर रहा है नेगेटिव शो करने का। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटे से एक्सरसाइज करते हैं हम। मैं कुछ पॉइंट्स लोकेट करता हूं और उस पॉइंट्स की आपको डिस्टेंस बतानी है, कहां से, अलग अलग एक्सिस से। ठीक है, जैसे मैंने ये एक पॉइंट लोकेट कर दिया है, पॉइंट ए। ठीक है, यहां एक मैं पॉइंट बना देता हूं, पॉइंट बी, और आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए और बी के, पहले तो आपसे पूछता है कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो आप देखेंगे कि जब मैं ए को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पर, तो वो 4 पे टच हो रहा है, और फिर मैं, क्योंकि पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम वाई से यहां से चलते हैं, तो ये कहां आ रहा है 2.5 पर आ रहा है, पॉजिटिव ही है दोनों। यहां जब मैं बात करता हूं बी जो है, जब वो एक्स पर आएगा तो 1 आ रहा है, और जब वाई की तरफ जा रहा है तो -3 आ गया। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका। अब हमसे ये पूछ सकता है कि बताइए ए जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन किया इस तरह से, तो आप बता सकते हैं कि ये यहाँ से कितने सेंटीमीटर दूर है या कितने यूनिट दूर है, ये जो डिस्टेंस है ए से लगा करके समझ लीजिए ये पॉइंट जो है, इसको नाम दे देता हूँ मैं सी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, अच्छा सी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सी के कोऑर्डिनेट में पहले हम एक्स लिखेंगे तो एक्स पर ये 4 है, और वाई पर ये जाएगा तो कहाँ आएगा, 0 आएगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पर एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 रहता है और y एक्सिस पर x हमेशा 0 रहता है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए 4,0। अब मुझे ये बताइए कि C की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, C की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है ना, तो ओरिजिन से C की डिस्टेंस, तो ये किस पर है, x एक्सिस पर है। हम सीधा बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 यूनिट है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर यहाँ से पूछता हूँ कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, तो ये कितना है 3 यूनिट है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब अगर मुझे ये पूछता है कि A से O की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये जो पॉइंट A है जो किसी एक्सिस पर नहीं होकर के कहाँ है, किसी क्वाड्रेंट में है, उसकी डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से कितनी है। तो मुझे ये पता है कि O से C की डिस्टेंस कितनी है 4, और A से C की डिस्टेंस बताओ, A से C की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ये वाली डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग होगी इसके, है ना। ये डिस्टेंस हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर होता है हमें कैसे पता चलता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमें कैसे पता चलता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमें कैसे पता चलता है, वाई कोऑर्डिनेट से, यानी कि ये कितनी डिस्टेंस है 2.5 यूनिट्स हो गया। और हमने हमेशा कहा ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि किसी पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ACO, और वो कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका मुझे आधार और लंब पता है, या ऊंचाई और आधार मुझे पता है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर मुझे पता है, और मुझे ये पूछा गया है हाइपोटेन्यूस कितनी होगी, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं बाय पाइथागोरस फॉर्मूला या बाय पाइथागोरस रूल या बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे A से O की डिस्टेंस पता चल जाएगी। यानी यहां मैं क्या कह सकता हूं कि किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट यानी कि x कोऑर्डिनेट और 2.5 यानी कि y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट स्क्वायर, यही हो रहा है 4 यूनिट स्क्वायर प्लस 2.5 यूनिट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, समझ लीजिए P x, y एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, और आपको इसकी डिस्टेंस पूछता है फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु हमें पता है कौन होता है, O होता है, यानी 0,0, तो हमेशा किसी मूल बिंदु से डिस्टेंस यानी OA था ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा OP,
तो वो जब भी आ जाए तो आप समझ जाना कि वो ओरिजिन की बात कर रहा है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो ओपी जो डिस्टेंस है वो हमने अभी बताया क्या हो गया था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो आएगा ओपी स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, और पीछे हम लगा देंगे यूनिट्स। अब वो सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, कुछ नहीं दे रखी है तो आप यूनिट्स लिख सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो इकाई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो होती है वो उस बिंदु के एक्स निर्देशांक का वर्ग प्लस वाई निर्देशांक का वर्ग, यानी कि एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट और एंड होल स्क्वायर रूट, और पूरे का वर्गमूल जो है वो ज्ञात किया जाएगा। तो वो हमें उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात हो जाएगी, यदि हमें उस बिंदु के सिर्फ निर्देशांक पता हो और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। तो किस प्रकार से निकला है ये बना है पाइथागोरस की सहायता से। अब यदि मुझे ऐसा दे दे, ये देखिए एक और पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं डी। ये जो पॉइंट है समझ लीजिए ये 6 पर ही होता, ठीक है, मान लीजिए ये 6 पर ही है, और इधर तो ये कितने पर होगा, क्योंकि एक ही लीनियर है ये, ठीक है, एक ही साथ में आ रहा है, सेम लाइन पर है, ठीक है, यानी कि उसी रेखा पर स्थित है जिस पर ए स्थित था। तो इसका मतलब इसका जो y होगा वो भी कितना होगा, 2.5 होगा, और यहाँ हमने देखा कि a कितना आ रहा है, ये x कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6,2.5। अब आपको ये पूछता है a से d की डिस्टेंस बताओ, क्या पूछता है, a से d की डिस्टेंस बताइए, a से d के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब देखो थोड़ा सा सोचना है हमें, क्या मुझे इस बिंदु से a की डिस्टेंस पता है, यानी कि y से y एक्सिस से a की डिस्टेंस पता है। y एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वो कौन होती है, x कोऑर्डिनेट होता है, यानी यहां से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 4 यूनिट है, ये रही। ऐसे ही यहां से डिस्टेंस d की कितनी होगी, 6 यूनिट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये 4 यूनिट यहां तक था, ठीक है, और आगे है 6 यूनिट, तो पीछे ये कितनी बच गई, 2 यूनिट्स हुई कि नहीं हुई। तो ये a की डिस्टेंस और ये d की डिस्टेंस, तो a और d के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 यूनिट्स हो गई। तो यानी यहां से यहां तक की d की डिस्टेंस और a की डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस कर देंगे तो बीच वाली डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह से इस प्रकार तो कोई पॉइंट हो तो यहां से यहां पूरी डिस्टेंस में से छोटी वाली डिस्टेंस को जब हम माइनस करेंगे तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। शर्त यह है कि दोनों ही क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, रेखिक होने चाहिए, एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए, यानी कि या तो उन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा या उन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो वो समान रेखा के ऊपर स्थित होंगे इस प्रकार से। तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालना आसान है कि हम टोटल दूरी में से पहले आए वाले पॉइंट तक की दूरी को माइनस कर देंगे तो उन दोनों के बीच की दूरी पता चल जाएगी। लेकिन यदि ये दोनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, जैसे कि A और B, कोलिनियर मतलब कोलिनियर तो है क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, लेकिन इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें ना तो x सेम है और ना ही y सेम है, ना तो x सेम है ना ही y सेम है, यानी कि ना तो ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन किसके पैरेलल थी, x एक्सिस के पैरेलल थी। यहाँ हम बात करें तो y एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन ये जो लाइन है ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है, यानी दोनों को ही इंटरसेक्ट करके जा रही है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि b और a के बीच की डिस्टेंस बताओ, जब आपको ये पता हो कि a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, ये आपको पता हो तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछ लेता है। उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिन से हमने डिस्टेंस निकालना सीख लिया है। किसी भी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस जो होती है उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर्स का सम जो है उसका स्क्वायर रूट लेने पर हमें उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस मिल जाती है। थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो दोनों पॉइंट में ना तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और ना ही वाई कोऑर्डिनेट सेम है। मैं यहाँ इन नंबर्स को भी हटा देता हूँ ताकि हम डायरेक्ट जो फार्मूला है उस फार्मूले को डेराइव कर सके, उस फार्मूले को निकाल सके कि वो फार्मूला किस तरह से बना है
या वो फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, दो चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो कि हम दो ऐसे पॉइंट्स जिनमें दोनों के अंदर कोई एक कोऑर्डिनेट सेम है उसकी डिस्टेंस दूसरे से कैसे निकालते हैं, और एक हमने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए किस फॉर्मूले को या किस मेथड को या किस कॉन्सेप्ट को यूज किया था, वो कॉन्सेप्ट था हमारा पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर अब समझ लीजिए मेरे पास में दो पॉइंट है, समझ लीजिए मेरे पास में दो पॉइंट है। एक पॉइंट है P, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x, y। ठीक है, x, y, या हम इसको ऐसा कर लेते हैं x1, y1 कर लेते हैं, और दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं हम Q, जिसके हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2, y2, यानी इसका y कोऑर्डिनेट y2 है। x2 और x1 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जनरली फॉर्मूले में यही यूज़ किया जाता है। अगर मैं यहाँ x और y लिखता तो वहाँ भी मुझे x और y लिखना पड़ता, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, और हमने कहा है कि इसे x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो x से आसानी से समझ में आता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं दूसरा नाम भी दे सकता था। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मुझे पता करना है कि P और Q के बीच की ये जो डिस्टेंस है, P और Q के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, यानी PQ डिस्टेंस जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूं कि ये जो P है इसका x कोऑर्डिनेट, यानी कि जब ये x पर इंटरसेक्ट करेगा तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, x1 पर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है। x1 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते थे, उस पॉइंट को जब x एक्सिस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे तो वो परपेंडिकुलर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा x कोऑर्डिनेट होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या मिल गया, हमारा x1 मिल गया। ये ठीक नहीं है, ब्लू से काम चलाते हैं। ठीक है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट जो हो गया वो कितना हो गया, x1 हो गया इसके लिए, P के लिए। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट मैं नाम दे देता हूँ, कोई पॉइंट A है, तो इस पॉइंट A के लिए ये क्या हो जाएगा, x1, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसी प्रकार से देखिए, जब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूंगा, समझ लीजिए पॉइंट हमारा B है, पॉइंट हमारा B है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आप जरा सोचिए। इतना ही टाइम लगना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से, और मुझे विश्वास भी है कि आप सबने निकाल लिया होगा कि x कोऑर्डिनेट इसका x2 है, यानी ये इंटरसेक्ट x2 पर करेगा, और y चूंकि ये पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर है, तो y क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर, Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ y एक्सिस पर, तो दो पॉइंट समझ लीजिए C और D मिल रहे हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। बताइए जरा क्या होंगे। जैसे यहाँ दोनों के अंदर x y 0 आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर है, तो यहाँ पर कौन सा 0 होगा, बिल्कुल सही y 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर पॉइंट जब मैं y के लिए देखूंगा तो 0 ही मिलेगा मुझे। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, हमें दे रखा है y1 है, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, y2 है। ठीक है, इस लाइन को, ये CP जो लाइन है, इस CP लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, आगे की ओर बढ़ा देता हूँ, तो ये इस लाइन को कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगी। मान लिया ये पॉइंट हो गया हमारा R। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गैस कीजिए। देखिए गैस तो क्या करना है, समझिए, पता चल जाएगा आपको कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट से अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं x की ओर जाऊंगा और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस पर जहां वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगा वो उसका x कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही उस पॉइंट से मैं y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और जहां वो परपेंडिकुलर उसको इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट के लिए। तो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो देखिए ये परपेंडिकुलर कहां आ रहा है, यहाँ B पर, और B कितने पर था, x2 पॉइंट पर था। ये पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, x2, और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, x1, यानी नंबर यहाँ पर ये है। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और वहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, y1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया PQR, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। ये वाली लाइन जो है वो जब यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, कौन से एंगल है ये,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं। अब मुझे पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो जब मुझे पी क्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे पी आर और क्यू आर पता होने चाहिए, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। ये बेस और परपेंडिकुलर अभी हमने निकालना सीखा था कि अगर दो पॉइंट जिनमें कोई एक कोऑर्डिनेट सेम हो तो इसका मतलब वो किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होंगे। एक्सिस के पैरेलल होंगे तो मुझे इस पॉइंट उस एक्सिस से, जिस एक्सिस के वो पैरेलल है उसके दूसरी वाले एक्सिस से दोनों की डिस्टेंस पता होगी, यानी कि y की डिस्टेंस p से कितनी है y एक्सिस की, और y एक्सिस की डिस्टेंस r से कितनी है, यानी कि ये c से p और c से r कितना है मुझे पता है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो c से p की डिस्टेंस कितनी होगी, x1 यूनिट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से टोटल यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x2 होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी x2 माइनस x1 हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से जब मैं बात करूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए जरा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y1, ये डिस्टेंस y1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, y2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y2 माइनस y1। तो यानी कि मेरे पास में PR कितना आ गया, आप देखिए मुझे निकालना क्या है, PQ, तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और अगर मुझे स्क्वायर को भी उधर भेज देता हूँ तो स्क्वायर रूट आ रहा है, यानी PQ इक्वल्स टू PR, P से R की डिस्टेंस कितनी है, ये रही, यानी कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, या बोलते हैं हिंदी में दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, या हिंदी में कहें तो हम दूरी सूत्र बोलते हैं। कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि x2 पहले लेना है, x1 पहले लेना है, y2 पहले लेना है, y1 पहले लेना है, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है कंफ्यूजन की, वो देखिए। अगर मैं 5 माइनस 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2, और अगर मैं 3 माइनस 5 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -2, दोनों अलग है। लेकिन यहाँ भाई साहब कौन है, स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो रहा है। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अगर उनकी फेस वैल्यू सेम है तो दोनों का ही आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स के जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स एंड स्क्वायर, यानी दोनों के x जो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस, अब चाहे x1 माइनस x2 कीजिए चाहे x2 माइनस x1 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y1 माइनस y2 और y2 माइनस y1 यानी कि y कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस और उन दोनों का स्क्वायर का सम करके जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए ताकि किसी और को भी समझ में आए। और आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सब कुछ मुझे भी तो पता चलना चाहिए। तो उसके लिए कमेंट के अंदर छोटा सा कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, सब कुछ आप कमेंट के अंदर कह सकते हैं, डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि अगर अच्छा है तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे और काम करने की प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेट होगा। ठीक है, मोटिवेशन हमेशा ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी हो। और अगर कुछ बुरा है, कुछ खराब है, तो उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर हो सका मेरे लिए संभव तो मैं उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा हो P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो
और दूसरा हमें पॉइंट दे रखा हो Q, जिसके पॉइंट ये कोई भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जनरली PQ ले रहे हैं, तो उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से दी जाती है, ठीक है, यानी कि दूरी सूत्र से दी जाती है। और दूरी सूत्र हमें पता है कि किस प्रकार से निकला है, यानी कि PQ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसको y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप दोनों x1 माइनस x2 लिख रहे हैं तो यहाँ भी y1 माइनस y2 लिखिए, दोनों में सेम चीज़ लिख दीजिए, बस यही। इधर 1 पहले लिया है तो वहाँ भी 1 पहले ले लीजिए, और नहीं तो आप जनरली ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड होल स्क्वायर रूट, ठीक है, और पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इस प्रकार से हमें दूरी सूत्र मिल जाएगा। आगे की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी लाइन सेगमेंट को अगर कोई तीसरा पॉइंट, यानी जैसे ये 2 पॉइंट दे रखे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट आ जाता है, तो वो पॉइंट जो है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है,